हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिक आई एम विथ एनएल स्टडी में आपका पुनः स्वागत है दोस्तों। साथियों, जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि हम एक वीडियो में कवर करेंगे, एक वीडियो में कवर कर लिया था, लेकिन कोई टेक्निकल इश्यू होने की वजह से वो 22 मिनट का वीडियो अलग है, बाद में आवाज़ नहीं आई थी उसमें। तो ये शेष भाग में इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो इसको देखने से पहले कृपया वो 22 मिनट का एक वीडियो अलग है वो ज़रूर देख लेना। हैं दोनों एक साथ है, लेकिन कोई थोड़ी गड़बड़ हो गई, आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने ये दोबारा बनाया है। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। राजस्थान के इतिहास, कला एवं संस्कृति से संबंधित है। जो रेट में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस इकाई के, वो कवर करेंगे इसमें, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। तो शिशुपाल वधम ये नाटक किसके द्वारा लिखा गया? माघ द्वारा। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णिम काल कौन सी सदी? 17वीं सदी। बताया था ना पहले, 1700 से लेकर 1900 ईस्वी के बीच राजस्थान की चित्रकला का स्वर्ण युग माना गया है। तो ये 17वीं सदी आया था ये प्रश्न। हवेलियों और उनसे संबंधित जिले हैं, उनके बारे में कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं। तो हम मुख्य जो हवेलियाँ हैं, वैसे तो राजस्थान में बहुत सी हवेलियाँ हैं, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे नथमल की हवेली, बहुत बार प्रश्न पूछा गया, ये जैसलमेर में है। सालिम सिंह की हवेली, ये भी जैसलमेर में है। और ये पशुओं नहीं है, पटुओं की हवेली है। ये सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में और पटुओं की हवेली जैसलमेर में। बछावतों की हवेली या रामपुरिया की हवेली, ये बीकानेर में है। भगतों की हवेली झुंझुनू में। पोद्दार की हवेली, ये भी झुंझुनू में। लालचंद गोयनका, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। लालचंद गोयनका की हवेली तथा ईश्वर दास मोदी हैं, उनकी हवेली, ये भी झुंझुनू में है। मालजी का कमरा, आप कमरा मत सोचना, ये बहुत ही शानदार हवेली है एक मालजी का कमरा। ये चूरू में है। कभी चूरू जाने का मौका मिले तो इसको ज़रूर देखना, बहुत शानदार है। पोखरण की हवेली जोधपुर में। नटाणियों की हवेली जयपुर में। दीवान साहब की हवेली झालावाड़ में। झालाजी की हवेली कोटा में। ये मत समझ लेना कि झालाजी है तो झालावाड़ होगा, नहीं। झालाजी की हवेली कोटा में है। सुनहरी कोठी टोंक में। बागौर की हवेली उदयपुर में। बादशाह की हवेली अजमेर में। इस प्रकार है। तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हवेलियों से संबंधित आज तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने कवर कर लिया है। अगला प्रश्न देखिए। साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख स्वांग हैं? ये स्वांग गिंदड़ नृत्य के हैं। गिंदड़ नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, सिर्फ पुरुष इसमें भाग लेते हैं और वे महिलाओं की भूमिका निभाते हैं खुद। 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नृत्य कौन सा? कालबेलिया। गुलाबो नाम से कौन वाकिफ नहीं होगा? हम सब जानते हैं, हमारी शान, जिन्होंने कालबेलिया नृत्य को पूरे विश्व में पताका फहराई, पहुंचाया, वो गुलाबो। और उन्हीं की वजह से कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। वाद्य की श्रेणी तथा वाद्य यंत्रों के बारे में प्रश्न पूछते हैं बहुत बार। तो पहले तो वाद्य किस प्रकार के होते हैं? अवनद वाद्य, घनवाद्य, तत्वाद्य, सुशिर वाद्य, इस प्रकार होते हैं ना। अवनद
जो खाल से चमड़े से मंडे हुए होते हैं, उस पर किसी लकड़ी से या हाथ से चोट पहुंचाई जाती है, तब आवाज़ निकलती है। तो ये कौन से हैं? मांदल, माठ, ढोल, पखावज जिसे मृदंग भी बोलते हैं, डेरू, ढोलक, खंजरी, नौबत, ताशा, नगाड़ा, ये सब अवनद वाद्य हैं। नगाड़ा जिसको बजाने के लिए अकबर ने महारत हासिल की थी, वही नगाड़ा अवनद वाद्य की श्रेणी में आता है। घनवाद्य, इसमें धातुओं को टकराकर, यानी दो धातुएं होती हैं, चाहे वो झांझ हो चाहे चिंपा हो, यानी दो धातुओं की जो छड़ें होती हैं उनको टकरा कर आवाज़ निकाली जाती है, ये घनवाद्य होते हैं। मंजीरा, झांझ। झांझ क्या होता है? मंजीरा का ही बड़ा रूप होता है। मंजीरा बजाते हैं ना, जिसे हम अन्य अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में कई बार जोड़ी कहते हैं। खड़ताल, रमझोल, आंकल, ये सब घनवाद्य की श्रेणी में आते हैं। तत्वाद्य, तार वाले, रावणता है, जंतर है, कमायचा है, तंदूरा है, इकतारा, वीणा। वीणा तंदूरे का ही एक रूप है। भपंग, दुकाक्को, सुरमंडल, सारंगी। ये शब्द देखिए दोस्तों, भपंग, दुकाक्को और सुरमंडल बहुत बार पूछे गए हैं। इसमें हमें कन्फ्यूज कर देते हैं पूछते समय। भपंग ये तत्वाद्य है, तार पर चोट पहुंचाई जाती है, चोट की जाती है। और दुकाक्को, सुरमंडल, ये सुरमंडल से हम सोचते हैं कि कहीं ये सुशिर वाद्य होगा, नहीं, ये है तार, तार का सुर मिलाया जाता है, तो ये तत्वाद्य ही है। फिर हम सुशिर वाद्य इनको समझेंगे। ये सुशिर वाद्य फूंक से, फूंक मारकर जो वाद्य बजाया जाता है मुँह से, वो सुशिर वाद्य की श्रेणी में आते हैं। जैसे सितारा, मस्क, बांसुरी, अलगोजा। अलगोजा जानते हैं ना, बांसुरी का ये एक छोटा रूप होता है। दूसरा रूप, छोटा तो नहीं कह सकते, दूसरा रूप होता है टोटो, बांकिया। हमारे राज्य का राजकीय वाद्य अलगोजा, ये भी प्रश्न अपने आप में अलग बनता है। हमारा राजकीय वाद्य कौन सा है? अलगोजा। वाद्य यंत्रों के बाद दुर्ग, यहाँ से प्रश्न आते हैं। शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। कितने दुर्ग हैं? 7 नहीं, 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। ये दुर्गा नहीं है, दुर्ग है। इनमें से 9 हमें याद नहीं रखने हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो पढ़ लीजिए। एरण, पारिख, दानव, ओदक, पारिद, ये इस प्रकार के नाम आते हैं। तो एरण कौन सा दुर्ग होता है? ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई होती है, कांटे होते हैं, पत्थर होते हैं, यानी पत्थर, कांटों, खाई से घिरा हुआ दुर्ग होता है। उसको, उस दुर्ग के अंदर पहुंचने के लिए जो दूसरा शासक होता है उसको बहुत अधिक दिक्कत होती है, खाई की वजह से, कांटों की वजह से, पत्थरों की वजह से। ऐसा दुर्ग एरण दुर्ग कहलाता है। और इस श्रेणी में उदाहरण हम देखें तो रणथंभौर का दुर्ग है, वो इसी श्रेणी का दुर्ग है, खाई, कांटों और पत्थरों से घिरा हुआ। पारिख दुर्ग खाई से घिरा हुआ, गहरी खाई होती है जिसके चारों तरफ, जैसे कि भरतपुर का किला और डीग का किला। फिर हम दानव दुर्ग के बारे में समझेंगे। तो दानव दुर्ग ये मरुस्थल से घिरा हुआ, यानी चारों तरफ रेतीले टीले टीले होते हैं, आंधियाँ चलती हैं, ये दानव दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण देखें तो जैसलमेर इसका उदाहरण है। ओदक दुर्ग, ओदक का मतलब होता है जल,
ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है वो ओदक दुर्ग कहलाता है। जैसे गागरोन है, भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है, ये ओदक दुर्ग के उदाहरण है। इसका नाम कई बार जल दुर्ग भी पूछ लेते हैं कि जल दुर्ग का उदाहरण कौन सा निम्न में से, तो ओदक दुर्ग जल दुर्ग ही होता है। फिर पारिद दुर्ग, पारिद जो ईंट, पत्थर, मिट्टी से निर्मित बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा होता है। पारिद यानी दीवार, दीवार से घिरा हुआ दुर्ग होता है वो पारिद दुर्ग कहलाता है। कुंभलगढ़ इसी का उदाहरण है। फिर हमें थोड़ा इनके निर्माताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये दोबारा देखिए, एरण जो चारों तरफ खाई कांटों पत्थरों से घिरा हुआ पारिख, गहरी खाई से घिरा हुआ दानव, मरुस्थल से घिरा हुआ ओदक, जल से घिरा हुआ पारिद, दीवार से घिरा हुआ। जालोर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? ये परमार राजा थे, धारावर्ष और मुंज, इन्होंने जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया था। रणथंभौर दुर्ग, इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों द्वारा करवाया गया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्रांगद मौर्य ने, ये चित्रांगद है, चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, लेकिन वर्तमान स्वरूप कुंभा ने दिया था इसको। तो आधुनिक निर्माता, चित्तौड़गढ़ के आधुनिक निर्माता तो कुंभा कहे जाते हैं, महाराणा कुंभा, लेकिन बनवाया किसने था? चित्रांगद मौर्य ने। इसलिए कहते हैं यहाँ पहले मौर्य शासक हुआ करते थे। बाला किला अलवर वाला, अलवर में है बाला किला। कोकिल देव के पुत्र थे अलगुराय, अलगुराय, और इस अल के नाम पर ही इसका अलवर नाम बोला जाता है। अलगुराय इन्होंने निर्माण करवाया था बाला किला दुर्ग का। और बाद में जिस प्रकार कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया, उसी प्रकार हसन खां मेवाती इनके द्वारा इनका पुनर्निर्माण करवाया गया। बूंदी का किला, जिसे तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं, तारागढ़ दुर्ग दो हैं, एक तो अजमेर वाला तारागढ़ दुर्ग, एक बूंदी का, ये भी तारागढ़ दुर्ग है। वो जिब्राल्टर था ना अजमेर वाला, अजय राज ने उसका निर्माण करवाया। और ये है बूंदी का तारागढ़ दुर्ग, इसका निर्माण देवी सिंह हाड़ा द्वारा करवाया गया था। देवी सिंह हाड़ा ने इसका निर्माण करवाया, बूंदी में है, इसे तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभा ने निर्माण करवाया, इसका 1448 से लेकर 1458 ईस्वी के बीच निर्माण करवाया, राजसमंद में है ये। शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी, छतरी पूछी थी एक बार, शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी कौन सी है? राम गोपाल पोद्दार की छतरी। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। ये याद रखना, उज्जैन में है दुर्गादास राठौड़ की छतरी, उत्तर प्रदेश में। अपने अंतिम समय में वे उज्जैन चले गए थे। चावंड चित्रकला शैली का विकास कहाँ हुआ? मेवाड़ में। महाराणा प्रताप से कौन वाकिफ नहीं होगा, हम सब जानते हैं। उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? अंत में चावंड में। और चावंड में रहते हुए 1597 में जब उनका देहांत हुआ, उस समय तक वे वहीं पर रहे। तो ये चावंड में चावंड चित्रकला शैली का विकास शुरू हुआ, लेकिन उनके पुत्र थे, उनके द्वारा इसका ज़्यादा विकास किया गया। चावंड शैली का विकास है मेवाड़ में हुआ। अब हम आभूषणों के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। गले से संबंधित मुख्य आभूषण वैसे तो बहुत आते हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से मुख्य तुलसी, मटरमाला, माला जहाँ आ जाए वो गले का आभूषण होता है, चाहे कौन सी भी माला है। मटरमाला, ठुस्सी, हार, झालर, आलरो, कंठी, निबोरी, गलपटियो, बजट्टी,
ये बजट्टी आया हुआ है प्रश्न एक बार। तो ये गले से संबंधित आभूषण है, एक बार पुनः देख लीजिए। तुलसी, मटरमाला, ठुस्सी, हार, झालर, हालरो, कंठी, निबोरी, गलपटियो, बजट्टी। इसके बाद में नाक से संबंधित खिवण, फीणी, खिवण, फीणी, बुलाक, चौंप, लूंग और नथनी। खिवण, फीणी, दोबारा देखिए ध्यान से। खिवण नाक से संबंधित, फीणी नाक से संबंधित, बुलाक नाक से संबंधित, चौंप और चौंप फर्क है। ये चौ आ जाए तो वो नाक से संबंधित, और चूंफ ये दांत से संबंधित होती है। दांत में चौंप लगाई जाती है सोने की, और ये चौंप ये नाक से संबंधित है। लूंग ये नाक से संबंधित, लेकिन लौंग आ जाए तो वो कान से संबंधित हो जाता है। नथनी ये नाक से संबंधित। अब दांत के आभूषण रखन, चूंप, मेख, धौंस। कान से संबंधित ओगणियाँ, टोंटी, झुमका, बाली। सिर के रखड़ी, गोफन, टिड्डी बड़को। पैर के आभूषण नेवरी, टणको, तेदड़, फोलरी, गोर। कमर के आभूषण कनकती, कंडोर, तगड़ी, जंजीर। हाथ से संबंधित बंगड़ी, गोखरू। बंगड़ी वैसे एक प्रकार की चूड़ी होती है। ये गोखरू, कंकन और अरसी ये हाथ से संबंधित है। इनको रटने की कोशिश कभी मत करना दोस्तों। ये वैसे हमारे आस पड़ोस में जो आभूषण हम देखते हैं उनके नाम याद रख लिया करो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये कई शब्द हैं जो हमारे क्षेत्र में नए बोले जाते हो, वो इनमें से याद कर लो। चाहे भंडदेवरा मंदिर है, किस जिले में है? भंडदेवरा मंदिर, अब ये मंदिर से संबंधित प्रश्न है, बारां जिले में। तो भंडदेवरा मंदिर बारां में है, तो और भी तो मंदिर है, वो कौन से जिले में है? जैसे तन्नोट माता मंदिर, ये जैसलमेर में। ये प्रश्न पूछा गया तो ये भी आ सकता है, तन्नोट माता मंदिर कहाँ है? जैसलमेर में। चामुंडा माता निमाज पाली में। सूर्य मंदिर आमेर का मंदिर भी सूर्य मंदिर है। झालावाड़ में भी सूर्य मंदिर है, और तलवाड़ा में भी सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर आमेर, झालावाड़, तलवाड़ा तीनों जगह है। बारे देवरा मंदिर जो शिव जी का मंदिर है, कहाँ है? जहाजपुर टोंक में। जग मंदिर पिछोला झील में बना हुआ है, उदयपुर में, जहाँ अंग्रेजों ने आकर शरण ली थी, वही जग मंदिर। मचकुंड मंदिर कहाँ पर है? धौलपुर में। मचकुंड मंदिर धौलपुर में। महिषासुर मर्दिनी का मंदिर टोंक में। निम्बो का नाथ ये पाली का नाथ है। निम्बो का नाथ है, ये मंदिर पाली में है। आगे देखिए, एक समाज सुधारक हैं जो कि सामाजिक पुनर्जागरण काल है, उसमें सबसे पहले इनका नाम आता है गोविंद गुरु। ये गोविंद गुरु भिल्लों के मसीहा, और इनका जन्म बंजारा परिवार में हुआ, लेकिन इन्होंने भिल्लों को संगठित करके और शिक्षा से जोड़ने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था। तब अंग्रेज़ों ने और वहाँ के शासक ने इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, और मानगढ़ धाम में, मानगढ़ पहाड़ी है, वहाँ पर इनकी मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ अंधाधुंध गोलियाँ चलाई गई, और लगभग 1500 के आसपास भील शहीद हो गए थे, और इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये मानगढ़ धाम वाले गोविंद गुरु हैं।
सामाजिक सुधारक थे, ये समाज सुधारक। मीराबाई के पति का नाम क्या था? भोजराज। राणा सांगा के पुत्र थे ना। 1498 ईस्वी में कुड़की ग्राम में मीराबाई का जन्म हुआ। ये भोजराज थे, लेकिन ये अलग है। मीराबाई के बारे में 1498 ईस्वी में कुड़की ग्राम में रतन सिंह राठौड़ के घर जन्म हुआ। किन का? मीराबाई का। इनके पिताजी का नाम रतन सिंह राठौड़ था और दादाजी का नाम राव दूदाजी, जो कि संत प्रवृत्ति के थे। और इन्हीं राव दूदाजी थे, इन्हीं की वजह से, इनकी धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति की वजह से मीरा खुद आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर चली गई थी। तो राजस्थान की राधा कहते हैं इनको। और राव दूदाजी की पौत्री थी रतन सिंह राठौड़ के घर इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी थे। 1498 ईस्वी में कुड़की में जन्म हुआ। भोजराज जो कि कौन थे? राणा सांगा के पुत्र थे। उनके साथ इनका विवाह हुआ, लेकिन वो कुछ समय बाद ही चल बसे थे। लेकिन कई बार प्रश्न पूछा गया, इनको तो जहर पिलाने वाली प्रकृति है, जहर पिलाया गया था। अन्य जो भी इनके साथ धर्म से अपना दिमाग हटाने के लिए, यानी अध्यात्म से इनको हटाने के लिए जो भी कार्रवाई की गई, वो कार्रवाई करने वाला विक्रमादित्य था, भोजराज नहीं था। विक्रमादित्य, जिसको किसने मारा था? बनवीर ने। तो ये मीराबाई के पति का नाम भोजराज। आगे इनका अंतिम समय द्वारिका में बीता था। द्वारिका गुजरात में 4 धाम है ना, तो पश्चिमी धाम है द्वारिका, द्वारिका देश में, वहाँ पर गुजरात में इसका अंतिम समय बीता था। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इनके बारे में प्रश्न पूछ लेते हैं बहुत बार। रुक्मिणी मंगल और टीका राग गोविंद। टीका का मतलब होता है कुंजी। राग गोविंद पर टीका लिखी थी इन्होंने। नरसिंह मेहता की हुंडी। नरसिंह मेहता महान संत हुए थे गुजरात में, उन पर इन्होंने एक हुंडी लिखी थी। गोगा जी की ओल्डी, ये मंदिर है कहाँ पर? सांचौर जालोर में। सांचौर में है गोगा जी की ओल्डी। लेकिन गोगा जी की जो शीर्ष मेड़ी है वो ददरेवा में है। गोगा जी की ओल्डी सांचौर में, गोगा जी की दुरमेड़ी गोगा मेड़ी में, और शीर्ष मेड़ी ददरेवा, ददरेवा चूरू में है। और जो गोगा मेड़ी है ये नौहर हनुमानगढ़ में, नौहर तहसील है, हनुमानगढ़ जिला। ये गोगा जी से संबंधित बोल रहा हूँ मैं वक्तव्य। ददरेवा चूरू जिले में है, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ जिले में है। शीर्ष मेड़ी कहते हैं किसको? ददरेवा में जो स्थान है गोगा जी का, उसे शीर्ष मेड़ी बोलते हैं। और गोगा मेड़ी में जो स्थान है जहाँ समाधि है गोगा जी की, उसे धुरमेड़ी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? धुर अर्थात धड़, शीर्ष अर्थात शीश, सिर, सिर। और जैसे ये कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति को देखिए, ये इसका सिर है और ये नीचे का हिस्सा धड़। तो गोगा जी का सिर है, वो जब बादशाह से इनकी लड़ाई हुई, उस लड़ाई में बताते हैं कि इसका सिर अलग कर दिया गया, सिर काट दिया। तो सिर काटने पर सिर तो पड़ गया, ये ददरेवा में थे उस समय, ददरेवा में सिर इसका गिर गया। लेकिन बिना सिर के ये गोगा जी बिना सिर के आगे लगातार लड़ते गए और ददरेवा से बहुत दूर है ये, कौन सी? धुरमेड़ी है जहाँ धड़ गिरी थी। ये लगभग 50 किलोमीटर के आसपास इनकी दूरी बताते हैं। हालांकि मैं तो पूरा आकलन नहीं किया मैंने, लेकिन बताते हैं बुजुर्ग कि इनके बीच की दूरी 50-60 किलोमीटर है।
तो ये इतनी दूरी तक लगातार ये चलते गए बिना सिर के। तो जहाँ ये सिर गिरा वो तो शीर्ष मेड़ी, और जहाँ जाकर ये धड़ इनकी गिरी वो गोगा मेड़ी में गिरी, जहाँ इनकी समाधि है उसे बोलते हैं धूर मेड़ी, यानी धड़ वाली मेड़ी। मेड़ी इनका स्थान होता है, मंदिर का नाम मेड़ी होता है। गोगा जी के मंदिर का नाम क्या होता है? मेड़ी। तो मेड़ी दो, एक तो जहाँ सिर गिरा था वो शीर्ष मेड़ी चूरू में ददरेवा में जहाँ इनका जन्म हुआ था, और एक दुरमेड़ी जो कि हनुमानगढ़ जिले में नौर तहसील में गोगामेड़ी में है। गोगामेड़ी गांव है मुनसरी के पास, तो वहाँ इनकी दुरमेड़ी है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब हम थोड़े निर्गुण और सगुण के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। निर्गुण का मतलब होता है जो मूर्ति पूजक नहीं होते, और सगुण का मतलब होता है जो मूर्ति पूजक होते हैं, जो मूर्ति में विश्वास करते हैं। और निर्गुण तो मूर्ति में विश्वास नहीं करते। हालांकि इनकी शाखाएं आगे जब और गहराई में जाते हैं तब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन मुख्य समझने के लिए हमें इतना याद रखना है, जो निराकार बिना आकार वाले भगवान को मानते हैं, जो किसी मूर्ति रूप में नहीं है, वो निर्गुण है, और जो आकार वाले यानी मूर्ति के रूप में जिसको मानते हैं वो सगुण। तो निर्गुण संत कौन कौन से वे? नानक जी, कबीर जी, दादू दयाल जी, रेवादास जी, धन्ना जी, पिप्पा जी, ये क्या थे? निर्गुण संत थे राजस्थान के। और सगुण मीराबाई, माननाथ जी, वल्लभाचार्य जी। माननाथ जी जो गोरख संप्रदाय से संबंधित है, नाथ संप्रदाय से संबंधित थे। इस प्रकार निर्गुण और सगुण संतों के बारे में कई बार पूछ लेते हैं प्रश्न, तो उम्मीद करता हूँ अगर यहाँ से प्रश्न आ गया तो आप गलत नहीं करके आओगे। विरासत के संरक्षण हेतु, जो भी ये विरासत है, इनके संरक्षण हेतु स्मारक, पुरावशेष तथा प्राचीन वस्तु, विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक हैं जो भी बने हुए हैं उनको सुरक्षित रखना, पुरावशेष जो स्थान है उनको सुरक्षित रखना, प्राचीन वस्तु कहीं मिल गई तो उनको सुरक्षित रखना। इस प्रकार का जो संरक्षण है, इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया था। वो कब बना? 1961 में। विरासत संरक्षण अधिनियम कब बना? 1961 में। राजस्थान के 5 पीरों के बारे में प्रश्न पूछते हैं बहुत बार। राजस्थान के 5 पीर कौन से हैं? आप बस ये याद रख लेना कि राजस्थान के 5 पीरों में गोपाराम है, गोपीराम नहीं है, ये गोपाराम, गोपीराम है। कौन है 5 पीरों में? गोपाराम है। यहाँ 5 अक्षर हैं। गोपाराम है, गो पा रा में है ना? तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ लिखे हुए नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लेना। गो से गोगा जी, गो है तो गो से गोगा जी। पा से पब्बू जी, गोपा। रा से रामदेव जी, गोपा राम। मैं से मेहा जी, कौन है? मेहा जी। और है से हड़बू जी, है से हड़बू जी। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। गोपाराम है, 5 पीरों में कौन है? गोपाराम है, गोगा जी, पब्बू जी, रामदेव जी, मेहा जी और हड़बू जी। चलो आगे संत दादू जी की मृत्यु के बारे में जानकारी लेते हैं। संत दादू जी की मृत्यु कहाँ हुई? नारायणा में, और इनका मुख्य कर्मस्थली भी यही थी, नारायणा। संत जाम्बो जी का जन्म कहाँ हुआ? पीपासर में। और दादू जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये अगर पूछ लेते हैं तो ये गुजरात में हुआ था, अहमदाबाद में। लेकिन इनकी कर्मस्थली संत दादू जी की राजस्थान ही रही है। ढूंढाड़ी बोली में इन्होंने ग्रंथ लिखे, लोहागढ़, और एक इनसे संबंधित दादू खोल भी आ जाता है। नारायणा के पास में यह दादू खोल पहाड़ी, अगर वो नाम आ जाता है तो वो दादू खोल पहाड़ी है, वहाँ पर वो उत्तर देना आपको। लोहागढ़ दुर्ग
भरतपुर का किला, यानी लोहागढ़ है, ये किला कहाँ का है? भरतपुर का है, जिस पर रणजीत सिंह द्वारा, किसके द्वारा? रणजीत सिंह द्वारा जसवंतराव होलकर को शरण देने के कारण अंग्रेजों से खिलाफत कर ली थी जसवंतराव होलकर ने, या अंग्रेजों से लड़ रहे थे, अंग्रेजों के दुश्मन थे, अंग्रेज इनको पकड़ना चाहते थे, इनको मारना चाहते थे, लेकिन रणजीत सिंह ने जसवंतराव होलकर को अपने पास बुलाया और अपने यहाँ शरण दी। इससे अंग्रेज नाराज़ हो गए। हालांकि रणजीत सिंह अंग्रेजों का दोस्त था उस समय, लेकिन जब जसवंतराव होलकर ने यहाँ शरण ली, उससे अंग्रेज क्रोधित हो गए और उन्होंने रणजीत सिंह पर आक्रमण कर दिया। कब? 1805 में। लेकिन परिणाम क्या निकला? 5 बार आक्रमण किया लॉर्ड लेक ने, 5 बार चढ़ाई की, किंतु असफल रहा। लॉर्ड लेक ने रणजीत सिंह पर 5 बार चढ़ाई की, लेकिन असफल रहा और अंत में वापस चला गया। ऐसा जाट शासक था रणजीत सिंह। जाटों के लिए महान ये भरतपुर रियासत हुआ करते थे। इसका निर्माण किसने करवाया? लोहागढ़ दुर्ग का। जाट राजा हुआ करते थे सूरजमल, राजा सूरजमल, जाटों के अफलातून नाम से भी उनको जाना जाता है। 1733 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। राजस्थानी भाषा, आगे देखिए, राजस्थानी भाषा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? राजस्थानी भाषा नाम है, ये शब्द ही है राजस्थानी या अन्य रूप में, लेकिन राजस्थानी भाषा का नाम जिस प्रकार यहाँ लिखा हुआ है, ऐसा का ऐसा नाम सबसे पहले किसने दिया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। दूतई, गद्दर, डगला, कानो एवं मिर्जाई, ये आखिर किन का नाम है? अंगरखी का नाम है दोस्तों। अंगरखी पुरुषों का पहनने का वस्त्र है ये अंगरखी। तो दूतई, गद्दर, डगला, कानो, मिर्जाई, ये पुरुषों के जो वस्त्र हैं उनसे संबंधित नाम है, अंगरखी है। सिरपेच, सिर का एक आभूषण है, ये पगड़ी नहीं है। सिरपेच क्या है? सिर का एक आभूषण। रामसनेय संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी है? रामसनेय संप्रदाय की प्रमुख पीठ है शाहपुरा में। कहाँ पर है? शाहपुरा में। और पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कोलुमंड। शिशु रक्षक लोक देवी किसे मानते हैं? महामाया को। शिशु रक्षक लोक देवी कौन सी है? महामाया। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? कोलुमंड। रामसनेय संप्रदाय प्रमुख पीठ है शाहपुरा में। रामदेव जी के संबंध में हम ये जानकारी अर्जित करते हैं कि इनके माता पिता का नाम क्या था। रामदेव जी की माता का नाम मैणादे और पिताजी का नाम अजमल जी, और पत्नी का नाम नेतल। कहते हैं कि नेतल जन्म से वो चल फिर नहीं सकते थे। आजकल बोलते हैं जिनको अपंग, तो नेतल अपंग थी जन्म से। और रामदेव जी से जब शादी हुई तो उसके बाद में वो चलने फिरने लग गई थी। ऐसी शक्ति रामदेव जी में थी कि वो जो भी कोई दिव्यांग होता था उनको भी सही कर सकते थे। ऐसे थे रामदेव जी। बताते हैं भाई इनके थे वीरमदेव। रामदेव जी के भाई का नाम वीरमदेव। ये भी पूछा है कई बार। बहनें थी लाछा सुगना। लाछा सुगना रामदेव जी की बहनें थे, लेकिन एक धर्म की बहन हुआ करते थे इनकी, डालीबाई। डालीबाई इनकी धर्म की बहन हुआ करते थे। तो ये लाछा सुगना बहनें हैं। माता का नाम मैणादे, पिताजी का नाम अजमल जी, पत्नी का नाम नेतल, भाई का नाम वीरमदेव और धर्म की बहन डालीबाई। 13 ताली नृत्य रामदेव जी से संबंधित है।
इनका मेला रामदेवरा में लगता है भाद्रपद महीने में। आगे देखिए, युवती के सौंदर्य का वर्णन करने वाला राजस्थानी गीत मुम्मल है। कौन सा है? मुम्मल। युवती के नक्शिक यानी संपूर्ण शरीर का सौंदर्य का वर्णन करने वाला गीत कौन सा है? मुम्मल है। सुंदरता का वर्णन किया जाता है इसमें। ये मुख्य रूप से कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का। मीरा का बचपन का नाम क्या हुआ करता था? पेमल। और पेमल एक नाम और भी आता है, तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल। और मीरा का बचपन का नाम पेमल। कन्फ्यूज मत हो जाना कभी। खेजड़ली बहुत प्रसिद्ध है, खेजड़ली का मेला। तो खेजड़ली जो जोधपुर में है, बलिदान किया था किसने? अमृता देवी थी, बिश्नोई महिला, उसने यहाँ बलिदान किया था। राजा हुआ करता था अब्बे सिंह। उन्हें लकड़ियों की आवश्यकता होगी, सेनापति को आदेश दिया कि जाओ लकड़ियाँ लेके आओ। सैनिक लकड़ी लेने गए और जब खटखट की आवाज़ आ रही थी तो खाना बनाती हुई खुद अमृता देवी अपनी 2 पुत्रियों के साथ दौड़ी चली आई और उनको रोकने की कोशिश की। सैनिकों ने जब सेनापति से कहा कि ये महिला है, ये लकड़ी काटने नहीं दे रही है, तो उसने कह दिया कि अगर ये ज़्यादा मनाही करे, नहीं काटने दे, नहीं काटने का मतलब लकड़ी काटने के बजाय मेरे शरीर को काट सकते हो। उन्होंने सभी पेड़ों, जो पेड़ खड़े थे, उनको अपने बाहों में जकड़ लिया कि इनको मत काटो, आप मेरे सिर को कलम कर सकते हो लेकिन इन पेड़ों को मैं नहीं काटने दूंगी। अमृता देवी ने ऐसा कहा तो सैनिकों ने अपने सेनापति से जब ये बात कही तो सेनापति ने आदेश दिया कि उनको भी काट दो साथ में। और देखते देखते वहाँ लगभग 363 स्त्री और पुरुष शहीद हो गए थे। इतना भयंकर कारनामा हुआ था वहाँ। ये बहुत बड़ा बलिदान माना जाता है और इसी उपलक्ष्य में यहाँ प्रत्येक वर्ष बलिदान दिवस मनाया जाता है। कैसे थे लोग, पता नहीं, दया उनके मन में थी या नहीं। चलो, और ये उस समय के शासक थे अभय सिंह। 1994 में अमृता देवी पुरस्कार शुरू किया गया भारत सरकार द्वारा और इनके बलिदान की याद में खेजड़ली दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर को। ये खेजड़ली, हम जानते हैं खेजड़ी हमारे राजस्थान का कल्पवृक्ष, राजस्थान का राजकीय वृक्ष खेजड़ी है। सांगरी जिनके हम सब्जी बनाते हैं, ये बहुत ही शुष्क वातावरण में होने वाला वृक्ष है। तो ये खेजड़ली दिवस 12 सितंबर को मनाते हैं। गोगा जी की पत्नी का नाम क्या था? केलमदे। बाबू जी की पत्नी का नाम फुल्लमदे। विष्णु के अवतार कहे जाने वाले देवनारायण जी थे, उनकी पत्नी का नाम पिप्पलदे। ये तो ऐसे याद रख लो, जैसे गोगा जी है तो कै खे गे, कै खे गे इस लाइन में आता है। केलमदे गोगा जी, ये पै फे बे, पै फे यानी पब्बू जी और फुल्लमदे। ऐसे याद रख लो, ट्रिक खुद बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, मैंने लगभग इतिहास, कला और संस्कृति से संबंधित ये पूरा का पूरा कवर कर लिया है। और ये वीडियो अगर आप 1-2 बार देख लोगे तो उम्मीद करता हूँ कि इतिहास, कला एवं संस्कृति से संबंधित आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। और हाँ, मैं शुरू में आपको बता कर आया था और अब फिर बता रहा हूँ कि इनका एक भाग जो किसी वजह से अलग हो गया था, वो 22 मिनट का, लगभग 22 मिनट का एक वीडियो और है, वो ज़रूर देखना। तो वो और ये मिलकर पूरी कला संस्कृति को कवर कर देते हैं। आज हमारा लगभग ये
सामाजिक वाला पार्ट पूरा क्लियर हो गया है। और अब मैं जो हमारी मुख्य रीड की मानी जाती है, रीड के लिए हिंदी, संस्कृत, इनकी जो शिक्षण विधियाँ हैं उनसे लगभग 15 प्रश्न आते हैं। तो वो इसी प्रकार से मैं एक एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो ये पहले तो इतिहास वाला वीडियो ज़रूर देख लो। राजस्थान का इतिहास से संबंधित जो 1 घंटा 4 मिनट का वीडियो है वो बहुत कुछ अपने में समाये हुए है। और दूसरा ये देख लो, जो भी कोई नए जुड़े हैं चैनल से, वो उनके लिए कला संस्कृति से संबंधित ये 2 वीडियो ये हो गए और एक वो इतिहास वाला। तो ये लगभग 12 नंबर का मैटर कवर हो रहा है इनमें। फिर मैं शिक्षण विधियों, जो हिंदी की शिक्षण विधियाँ हैं उनसे संबंधित कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में पूरा कवर कर दूँ। और ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाऊँगा। वो कई तो बनाते हैं 5-5, 7-7 घंटे की मैराथन, नहीं, मैं बिल्कुल छोटा बनाने की कोशिश करूँगा। और उसमें से लगभग हमारे 15 में से 10-12 प्रश्न कवर हो सकते हैं आराम से। और इसी प्रकार से संस्कृत की शिक्षण विधियाँ हैं, तो द्वितीय भाषा संस्कृत वो भी एक वीडियो में समाहित करने की कोशिश करूँगा। और सामाजिक वाले मैंने करवाई दिए पीछे। तो ये 60 क्वेश्चन का मैटर ये हो गया आज। और 15 + 15 वो मैं 1-2 दिनों में करवा दूँगा, 30 वो हो जाएंगे। और हाँ, मैं ये नंबर बोल रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे एक वीडियो में इतने नंबर। हाँ दोस्तों, सही बोल रहा हूँ मैं। ये जो पीछे प्रश्न आए हुए हैं वो प्रश्न मैं कवर करूँगा। और उनके साथ प्रश्न किस प्रकार से शिक्षण विधियों में प्रश्न जो किताब में होते हैं वो आने की आवश्यकता कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आएँ। हमें सिर्फ हमारे दिमाग से भी हल करने पड़ते हैं, तो वो कवर कर सकते हो आराम से। 15 हिंदी के, 15 संस्कृत के। फिर मैं वैसे तो 30 क्वेश्चन होते हैं मनोविज्ञान के, लेकिन मैं कोशिश करूँगा लगभग 1.5-2 घंटे में पूरा कवर करने की। तो हमारा ये 120 नंबर के लगभग मैटर है, परीक्षा से पहले आराम से कवर हो जाएगा। हाँ, एक बात ज़रूर बता देता हूँ कि ये वीडियो जो अब मैं आपको बताऊँगा, इनमें एक बार से नहीं लगभग 2 बार आप देखोगे तब याद रहेगा। चलो, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर तो ज़रूर करना दोस्तों। जय हिंद।